जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का फिर एक नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो इंडियन कोस्ट गार्ड का वैकेंसी निकली हुई है असिस्टेंट कमांडेंट का, यानी एसी का जो पद निकला हुआ है, उसी की पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा मैं। ये पूरा डिटेल से बताने का प्रयास करूंगा कि क्या इसमें रिक्वायर है, क्या मतलब कि कब से आप ऑनलाइन होना है, क्या एलिजिबिलिटी है, फिर क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। जो भी जानकारी है हम देखते हैं। आप लोगों को अगर मेरे से कुछ छूट जाता है तो आप कमेंट करके बताएंगे या कि मेरे को ये समझ में नहीं आई या इसमें इस चीज़ का मतलब कि डिटेल से आप नहीं बता पाए। फिर दोस्तों, थोड़ा सा मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ तो फिर लास्ट में सब्सक्राइब के लिए, शेयर के लिए बोलता हूँ, लेकिन भरसक प्रयास कीजिए आप लोग कि अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये जो वैकेंसी निकली हुई है इंडियन कोस्ट गार्ड की, आप यहाँ देख रहे होंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड की ये होती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इंडियन कोस्ट गार्ड आता है। बाकी जो नौसेना होती है वो वो राष्ट्रपति महोदय के अंतर्गत नीचे काम करती है। बाकी ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। इसमें निकला हुआ है असिस्टेंट कमांडेंट का पोस्ट निकला हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ लिख दिया है कि अप्लाई ऑनलाइन 1 सितंबर से 15 सितंबर 2023 के बीच होना है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे। फिर इसके बाद आते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। इसमें क्या मांग रखा है। पहले होती है जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी में इसमें एज है जो 21 से 25 वर्ष तक है। बाकी जो रिलैक्सेशन है, यानी कि आरक्षण का जो भारत सरकार द्वारा आरक्षण का जो नियम है वह इसमें लागू है, स्वतः ही लागू है। फिर इसमें आप 1 जुलाई 1998 से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ है, फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। 30 जून 2002 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है, फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बीच होना चाहिए, 1 जुलाई 1998 से 30 जून 2002 के बीच। यही लगभग सभी पोस्टों पे है, 1-2 पोस्टों को छोड़ के। फिर इसमें देखिए, इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, पहले आप 12th पास हो, मैथ फिजिक्स से हो, कम से कम उसमें 55% आपका मार्क सर्टिफिकेट में एग्रीगेट हो। इसके बाद ग्रेजुएशन में आप 60% मार्क से पास हो तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। बाकी आप अगर डिप्लोमा आपकी डिग्री है तो आप 55% मार्क की यहाँ अनिवार्यता है, कंपलसरी है। इसमें सिर्फ मेल ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल को अलाउ नहीं है। इसके बाद यहाँ देखिए, कमर्शियल पायलट लाइसेंस शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट। इसकी क्राइटेरिया क्या है, तो वही है 12th पास, मैथ फिजिक्स होना चाहिए, 55% मार्क। डिप्लोमा में आप 55% मार्क होना चाहिए। मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं इसको। इसकी जो एज है वो 19 से 25 वर्ष तक है। 1 जुलाई 1998 से 30 जून 2004 तक है। जो मैंने यहाँ पे समझिए कि जो मैंने ये लिख रखा है, जो यहाँ पे दे रखा है इंस्ट्रक्शन में, सिर्फ मैंने यहाँ इसी को बताने का प्रयास किया है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। फिर देखिए, टेक्निकल मैकेनिकल का जो पोस्ट है, इसके लिए सेम क्वालिफिकेशन है 12th में, लेकिन जो आपका इंजीनियरिंग डिग्री है उसमें अलग है। इसमें है नॉवल आर्किटेक्चर में आप अगर इंजीनियरिंग किए हो, मैकेनिकल से हो, ऑटोमोटिव से हो, मेकाट्रॉनिक से हो, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन से हो, मेटालर्जी से हो, डिजाइन से हो, एरोनॉटिकल से या एरोस्पेस से, किसी भी एक से हो जिसमें 60% मार्क से आप क्वालिफाई हो तो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे।
यही जो है इसी को थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्राइब कर रखा है। इसके बाद फिर हम आते हैं टेक्निकल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक से जो पोस्ट है उसके बारे में समझते हैं। 21 से 25 वर्ष तक एज। इसमें देखिए जो क्वालिफिकेशन है, इंजीनियरिंग से हो, इंजीनियरिंग डिग्री है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, पावर इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक विद द मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क वही है कि 60% मार्क से आप क्वालिफाई हो तो ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक से हो, टेलीकम्युनिकेशन से हो, इंस्ट्रूमेंटेशन से हो, पावर इंजीनियरिंग से हो। इसके बाद फिर हम आगे आते हैं लॉ एंट्री का है पोस्ट। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, अलग अलग एज क्राइटेरिया है। यहाँ 21 से 30 वर्ष तक है। आप 1 जुलाई 1930 से नहीं 1 जुलाई 1993 से 30 जून 2002 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। यहाँ पे मेल प्लस फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। यहाँ देखिए क्या है कि ए डिग्री इन द लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क। आप लॉ में कोई भी डिग्री हासिल किए हों 60% मार्क के साथ तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए थोड़ा जो एक सर्विसमैन के रूप में प्राथमिकता दी जाएगी। ये रहा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब फिर हम आते हैं आगे। यहाँ पे देखिए मैंने लगभग बारीकी से पढ़ा है। इसके बाद जो पॉइंट एक अभ्यर्थी या कैंडिडेट को ध्यान में रखना चाहिए मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया है, बस उसी को डिस्कस करूँगा और डिटेल से बताऊँगा। आपको ये लगेगा कि हाँ मेरा कुछ नहीं छूटा है। लगभग एक अभ्यर्थी के रूप में जो जानकारी होनी चाहिए मेरे पास है। इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगेगा, आपको एहसास होगा। अनरिजर्व ओबीसी कैंडिडेट स्कोरिंग 59.9%, SC/ST कैंडिडेट स्कोरिंग 54.9% इज द नॉट एलिजिबल। यदि आप 12th में नहीं डिग्री में या 12th में जो भी यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में परसेंटेज दिया हुआ है कि इतना परसेंट होना चाहिए, उसमें 0.1% भी कम रह जाता है तो आप उसके लिए आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं हैं। इसके बाद देखिए जो ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये फॉर्म अप्लाई करते समय आपको वहाँ पता चल जाएगा, आप फिर वो कर लीजिएगा। इसमें ये है कि यदि आपका मार्क ऐसा है कि अगर 60.1 से 60.5 के बीच में है तो आप 60% लिखेंगे। यदि 0.5 से 0.9 के बीच में है तो उसको थोड़ा सा 1% बढ़ा देंगे, 61% कर देंगे। सिर्फ यही दिए रखा है। इसके बाद उम्र में छूट 5 ईयर फॉर SC/ST, 3 ईयर फॉर OBC। फिर से वही है कि जो जहाँ 60% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, यहाँ पे देखिए जो यहाँ 55% है, यहाँ जो 60% है, आप देख पा रहे होंगे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वहाँ 5% यहाँ पे दे रखा है कि मिनिमम 5% रिलैक्सेशन इन द एग्रीगेट मार्क इन द रेस्पेक्ट ऑफ SC/ST कैंडिडेट इज applicable only for the degree mark, not applicable for the 12th मार्क। सॉरी दोस्तों मैं थोड़ा सा यहाँ वो पहले मैं जो बोला वो गलती से बोल दिया।
12th में आपको किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी, मार्क में किसी प्रकार की छूट नहीं, लेकिन डिग्री में आप यदि 60% मार्क नहीं प्राप्त किए हैं, अगर SC ST के कैंडिडेट हैं, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन है। इसमें रिलैक्सेशन है, 12th में नहीं है। कहने का मतलब ये है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, वैकेंसी देख लेते हैं। टोटल वैकेंसी है 46, टोटल वैकेंसी 46 है। जनरल ड्यूटी की 25 वैकेंसी है, टेक्निकल से 20 है, लॉ से 1 है। बाकी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ऑन रिजर्व के लिए कितना है, 12। जनरल ड्यूटी की बात कर रहा हूँ। EWS के 1, 06 OBC, 2 ST के लिए और 4 SC के लिए। बाकी टेक्निकल से 10 वैकेंसी है और लॉ से 1 वैकेंसी है। एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसको नहीं पढ़ते हैं, इसमें कुछ दिया नहीं था। सिलेक्शन प्रोसेस, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको हम समझ लेते हैं। इसमें आपका जो प्रोसीजर है 1 to 5 है, 1 to 5। यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट स्टेज है, स्टेज फर्स्ट है, आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, जिसमें आपका इंग्लिश 25 मार्क का होगा, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल मैथ जिसको बोलते हैं वो 25 मार्क का होगा। जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 25 मार्क का होगा। फिर से जनरल नॉलेज जो होगा वो 25 मार्क का होगा। 2 आवर टाइम दिया जाएगा। कैसा होगा, CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपको पेन पेपर नहीं, CBT एग्जाम होगा। मैंने यहाँ इसके बाद फिर हम आगे जाते हैं। जब जो कैंडिडेट फर्स्ट एग्जाम को क्वालिफाई करेगा उस फिर सेकेंड फेज में जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। अब देखते हैं सेकेंड फेज में क्या है। और सेकेंड फेज ऐसा है कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका जो सेंटर बनेगा वो नोएडा बनेगा। नोएडा, मुंबई, गोवा, चेन्नई, कोलकाता, इन 4 ही सेंटर बन रहे हैं। यहाँ पे होगा आपका, पहले होगा CCBT एग्जाम, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसके बाद होगा आपका PPDT, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। नहीं, CCBT जो है एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। आपको पिक्चर दिखाया जाएगा, इसके बाद उस पे से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आपको वहाँ पे देना रहता है। फिर एक होता है PPDT, जिसमें कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, आपको उसको पढ़ना रहता है। 30 मतलब बहुत कम टाइम दिया जाता है। इसके बाद पढ़ने के बाद फिर आप अपने कैंडिडेटों के साथ डिस्कस करेंगे और उसी डिस्कस को आपको मतलब कि उसी में आपको परखा जाता है, या जो आपकी जो भी अंदर जो टैलेंट है, अभिनव है, उसको देखा जाता है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, ओनली आप द क्वालिफाइंग नेचर। सेकेंड फेज, इसके बाद वहाँ से अब जैसे कि सेकेंड फेज हो जाएगा तो आपका कैंडिडेट का वेरिफिकेशन होगा, वहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। इसके बाद थर्ड फेज में आते हैं। थर्ड फेज ये 5 दिवस का होगा। ये ऐसा है कि इसमें ये इंटरव्यू है, एक तरह से मान लीजिए कि इंटरव्यू है। इसमें होता है साइकोलॉजी टेस्ट आपका होगा, ग्रुप टास्क होगा एंड इंटरव्यू। पर्सनालिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं वो होता है इंटरव्यू। सीधा सा भाषा में इंटरव्यू बोले तो ज़्यादा इसका बेटर बोल सकते हैं। ये होगा 5 दिवस का होगा या 5 डे का होगा। इसके बाद से आपका होगा एक, अगर थर्ड फेज क्वालिफाई करते हैं फिर आप फिफ्थ फेज में जाएंगे, नहीं, थर्ड के बाद फोर्थ में जाएंगे।
4th में जाने के बाद आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल में कुछ नहीं पूछा जाएगा, जैसे कि आपकी हाइट है, चेस्ट है, वेट है, ये पूरा बारीकी से देखा जाएगा। और इसका मतलब कि ये मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ये दिल्ली में ही होगा। और यहाँ पे वही सिर्फ मेडिकल प्रोसीजर है, इसमें बाकी आपसे कोई किसी प्रकार की पूछताछ नहीं की जाएगी। आपकी ये जांच की जाएगी कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हों, और जो इसकी क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल करते हो। जैसे हाइट है 157 मांग रखा है, 157 होना चाहिए मेल के लिए। फिर से कहीं कहीं जो कैंडिडेट दुर्गम क्षेत्र से है, पहाड़ी वगैरह वगैरह क्षेत्र नहीं, पहाड़ी क्षेत्रों से है, तो उनके लिए थोड़ा सा हाइट में छूट दी गई है, तो उसको वो फुलफिल करते हो। यही है मेडिकल में। फिर इसके बाद आपको जो 5th स्टेज है, 5th स्टेज में आपको INA इंझीमाला बुलाया जाएगा। किस आधार पे? तो ये इंझीमाला जो है कुन्नूर केरला में पड़ता है, केरला में पड़ता है। मेरिट कब बनेगी? मेरिट जो यहाँ पे बन के आती है एक, तो ये 5th स्टेज के लिए। तो जो पहला एग्जाम फर्स्ट में हुआ था, रीजनिंग ऑब्जेक्टिव टाइप CBT, अब प्लस पर्सनालिटी टेस्ट हुआ था, इंटरव्यू जिसको मैं बोल रहा था, इन दोनों से अंक जोड़कर मेरिट बनाई जाती है। मेरिट बनाने के बाद जो कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होते हैं, इस सूची में आते हैं या इस मेरिट लिस्ट में आते हैं, उनको 5th के लिए बुलाया जाता है। और कहाँ बुलाया जाता है? तो फिर इंझीमाला में, इंझीमाला कुन्नूर केरला में। इसके बाद यहाँ फिर इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह होती है, और वहाँ पे जो परफेक्ट रहते हैं उनको लगभग लगभग, यहाँ 5th स्टेज में आने का मतलब कि उसकी नौकरी पक्की हो गई। कोई कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रह जाता है या कुछ किसी प्रकार की दिक्कत आ जाती है, तो भले ही वहाँ से वापस आना पड़े, लेकिन लगभग लगभग सिलेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद से फिर 5th स्टेज एक स्टेज ही है, इसके बाद से फिर आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा। आप यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसे लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब है, लेकिन हम एक अभ्यर्थी के रूप में उतना ही जाने जितना आवश्यकता है। इसके बाद से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ से अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, जैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी देखिए, मैंने बताया था ना कि कुछ ऐसा दे रखा है जिसको बार बार दिया है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है, इसी वजह से इसको फिर क्या पढ़ने से फ़ायदा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर वीडियो लंबा भी हो जाएगा। एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे ऑन रिजर्व EWS OBC के लिए 250 रुपये है। SC ST के लिए कोई शुल्क नहीं है, किसी भी प्रकार का फी नहीं है। अब देखिए, जो हम अप्लाई कर रहे हैं 15 सितंबर तक हो जाएगा। इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो उसी का पूरा शेड्यूल दे दिया है कि दिसंबर में फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम होगा CBT का। जो दूसरा स्क्रीनिंग टेस्ट है वो आपका जनवरी में हो जाएगा। फिर थर्ड है इंटरव्यू आपका अप्रैल के आसपास में हो जाएगा। 4th स्टेज है मेडिकल का, वो आपका मई में हो जाएगा। और 5th स्टेज जो इंझीमाला आपको बुलाया जाएगा, वो मिड जून में बुला लिया जाएगा। इसका पूरा का पूरा शेड्यूल है, आप देख लीजिए। मैंने बता दिया कि CBT एग्ज़ाम, CBT स्क्रीनिंग टेस्ट, इसके बाद इंटरव्यू, मेडिकल, और 5th स्टेज को INA इंझीमाला बोल सकते हैं। INA इंझीमाला जो बुलाया जाएगा। यहाँ पे डेट देख लीजिए कि दिसंबर, जनवरी अप्रैल, जनवरी मई और मिड जून 2024। फिर हम आगे देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या है। मेडिकल स्टैंडर्ड मैंने बता दिया था कि जो मेडिकल होगा 4th स्टेज में, यहाँ पे हाइट में छूट किसको मिलेगी? ट्राइबल्स एरिया को। आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 157 होनी चाहिए मिनिमम। फिर असिस्टेंट कमांडेंट GD एंड टेक्निकल के लिए है। असिस्टेंट कमांडेंट CP
LSS से इसके लिए ही 62.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम 197 होनी चाहिए लेंथ। ये देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए चेस्ट का। फिर वेट यहाँ देख सकते हैं। फिर आपकी जो आई टेस्ट होगी 6x6 6x9 होनी चाहिए, यही 2 मांगता है 6x6 6x9। फिर आपके बॉडी पे किसी प्रकार की टैटू नहीं होनी चाहिए, टैटू नहीं होना चाहिए। कोई भी डिफेंस जॉब है जिसमें टैटू को तो बिल्कुल साफ मना कर रखा है। यदि आपके हाथ पे या शरीर पे कहीं टैटू पाया जाता है तो आपको फिर वही मेडिकल से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप बाहर हो जाएंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं, पूरा तो पूरा जान लिए, अब इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। भाई नौकरी करेंगे तो सैलरी की तो ज़रूरत है ना। अब सैलरी कितनी मिल रही है, एक देश सेवा का एक जुनून है, लेकिन आदमी देश सेवा तभी तक कर सकता है जब परिवार की स्थिति आर्थिक स्थिति ठीक हो। हम बॉर्डर पे तभी रह सकते हैं जब हमारा परिवार सुरक्षित हो। अगर हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है तो हम बॉर्डर पे उतनी ही परेशान हो जाएंगे जितना परिवार परेशान है। आदमी एक समय तक देश सेवा करता है, उसके बाद फिर परिवार में भी उलझ जाता है और परिवार और देश दोनों को लेके साथ में लेके चलना पड़ता है। ये होती है एक जो भी डिफेंस में जॉब कर रहे हैं उनके लिए। 5400 ग्रेड पे है इसका। आपका 5400 ग्रेड पे 56,100 बेसिक बनेगा। यहाँ पे आपको 42% DA मिलेगा जो 23,500 के आसपास में हो जाएगा। फिर आपको मिलेगा HRA, फिर आपको मिलेगा टीए पर फिर टीए एंड DA मिलेगा। लगभग आपका सभी जोड़ने के बाद 80,000 के आसपास में सैलरी हो जाएगी। जो इसमें नहीं दिया है मैं अपने तरफ से जोड़ झाड़ के बताया हूँ, एक राउंड फिगर है जिसको बोलते हैं, एक्यूरेट नहीं है। इसमें फिर आपका जो फर्स्ट पोस्टिंग होगी असिस्टेंट कमांडेंट AC के पद पे होगी, फिर आपका प्रमोशन ऐसे नीचे की तरफ होगा। लास्ट में है DG का पद, डिप्टी कमांडेंट बनेंगे, फिर कमांडेंट बनेंगे, इसके बाद फिर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बनेंगे जिसको DIG बोलते हैं, फिर इंस्पेक्टर जनरल बनेंगे IG बोलते हैं, फिर एडिशनल DG बनेंगे ADG जिसको बोलते हैं, फिर DG बनेंगे और पुलिस के भाषा में इसको DG को ही DGP बोल देते हैं। ये रहा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। अगर किसी प्रकार का क्वेरी रह जाती है या दिक्कत हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, करेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।